यार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती सक्सेना और आपको सुना रही हूँ दुर्गेश नंदिनी उपन्यास का 8वां भाग। विमला ऊपर के कमरे में गई। वहाँ भी पठान सेना नहीं पहुंची थी। उसने दुर्गेश नंदिनी और जगत सिंह को कमरे में देखा। दुर्गेश नंदिनी पलंग पर बैठी थी और जगत सिंह पास में चुपचाप खड़े उसका मुख देख रहे थे। दुर्गेश नंदिनी रो रही थी। जगत सिंह भी आंखें पोंछ रहे थे। विमला ने समझा, संभवतः वह विदाई का रोना है। अब राजकुमार विदा होना चाहते हैं। विमला को देखकर जगत सिंह ने पूछा, ये कोलाहल कैसा है? ये पठानों की जय ध्वनि है। शीघ्र उपाय करिए, एक क्षण में शत्रु यहाँ आ पहुंचेगा। वीरेंद्र सिंह क्या कर रहे हैं? वो शत्रु के बंदी हो गए हैं। दुर्गेश नंदिनी के गले से आह निकली और वो अचेत होकर गिर पड़ी। जगत सिंह बोले, देखो इनका ख्याल करो। विमला ने गुलाब जल छिड़क कर दुर्गेश नंदिनी को सचेत किया और पंखा झलने लगी। शत्रु का कोलाहल समीप आ रहा था। विमला रुआसी सी होकर बोली, वे आ रहे हैं राजपुत्र, अब क्या होगा? जगत सिंह की आंखों से चिंगारियाँ निकलने लगी। वह बोले, अब मैं क्या कर सकता हूँ? फिर भी तुम्हारी सखी की रक्षा के लिए अपना प्राण त्याग दूंगा, इससे अधिक कुछ नहीं। शत्रुओं का भीषण नाद निकट आ गया। अस्त्रों की झनकार सुनाई पड़ने लगी। विमला बोली, दुर्गेश नंदिनी आँख खोलो। दुर्गेश नंदिनी की आंखें खुल गई। विमला बोली, दुर्गेश नंदिनी की चेतना लौट रही है। राजकुमार, किसी तरह इसे बचाओ। इस कमरे में रहते रक्षा कैसे हो सकती है? यदि इस कमरे से बाहर हो सकूं तो दुर्ग के बाहर ले जा सकूं तो रक्षा हो सकती है, परंतु इनमें तो हिलने की भी शक्ति नहीं है। विमला, देखो पठान ड्योढ़ी पर पहुंच गए हैं। मैं पहले प्राण दूंगा, परंतु खेद इसी बात का है कि प्राण देकर भी इनकी रक्षा न कर सकूंगा। विमला पलक मारते दुर्गेश नंदिनी को गोद में उठा लिया। विमला ने पलक मारते दुर्गेश नंदिनी को गोद में उठा लिया और बोली, चलिए मैं इसे गोद में ले चलती हूँ। विमला और जगत सिंह कमरे के द्वार पर पहुँचे। तभी दौड़ते हुए 4 पठान सामने आ गए। जगत सिंह बोले, विमला समय नहीं मिला, तुम मेरे पीछे आओ। पठान अल्लाह अकबर चिल्लाते हुए उछलने लगे। उनकी तलवारें झनकार उठी। उस चित्कार के समीप होने पर जगत सिंह की तलवार एक पठान की छाती के पार हो गई। पठान धराशायी हो गया। एक पठान का भाला जगत सिंह की गर्दन पर आया, परंतु जगत सिंह ने बाएं हाथ से भाला पकड़ा और उसी से एक क्षण में पठान को मारकर गिरा दिया। शेष दोनों पठानों ने उन्हें एक साथ जगत सिंह पर वार किया, परंतु जगत सिंह ने बिजली की तरह तड़प कर दोनों को धराशायी कर दिया। एक बार जगत सिंह की गर्दन पर भी पड़ा। एक बार जगत सिंह की गर्दन पर भी पड़ा। कुमार आहत होकर घायल शेर की तरह और प्रचंड हो गए। निशाना तो उसने छाती पर मारा था, लेकिन वो लोग बाएं बांह पर और गहरा घाव हो गया। राजपुत्र को यह आघात ठीक वैसा ही जान पड़ा जैसे सुई फंसी हो। उन्होंने उस पठान की कमर पर एक लात जमाई और वो 8 हाथ दूर जा गिरा। तभी पठानों की एक और टुकड़ी वहाँ पहुँच गई। राजपुत्र समझ गए, अब मृत्यु निश्चित है। राजपुत्र के शरीर से खून बह रहा था। रक्त बहने से उनका बदन अवसन्न सा हो रहा था।
वो निस्तेज हो गए थे। विमला की गोद में दुर्गेश नंदिनी अब भी बेहोश थी। उसे गोद में लिए हुए विमला रो रही थी। उसके वस्त्र राजपुत्र के खून से रंग गए थे। वह सोच रही थी कि अब क्या होगा। कमरा पठानों से भर गया। राजपुत्र तलवार पर झुके हुए सांस ले रहे थे। उसी समय एक पठान बोला, अगर तुम हथियार डाल दो तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे। युवराज ने एक ही वार में उस पठान का सिर गर्दन से अलग कर दिया। उसके बाद वह दोनों हाथों में तलवार लेकर बोले, कुत्तों आप देखो राजपूत कैसे मरता है। कमरे में बिजली कौंधने लगी। राजकुमार ने समझ लिया था कि युद्ध समाप्त है। कितने ही पठान आहत होकर धराशायी हो गए थे। राजकुमार पर चारों ओर से शस्त्रों की वृष्टि होने लगी। राजकुमार की बाहु छीन होने लगी। उनका माथा चक्कर खाने लगा। खबरदार कोई राजपुत्र को जान से न मारे, इस शेर को जीवित ही पकड़ लेना होगा। राजपुत्र की बाहें ढीली पड़ गई थी। उनकी मुट्ठी से तलवार गिर पड़ी। उनकी बाहें लंबी हो गईं। राजपुत्र लड़खड़ा कर गिर पड़े। उस्मान बोला, खबरदार राजपूत का अंग स्पर्श न करना। पठान लौट गए। उस्मान ने एक सैनिक की सहायता से युवराज को पलंग पर लिटा दिया। अभी कुछ क्षण पहले युवराज ने मन में सोचा था कि दुर्गेश नंदिनी के साथ विवाह कर वो उसके साथ उस पलंग पर लेटेंगे। उसी पलंग पर इस समय उनका बदन अचेतन अवस्था में पड़ा था। जगत सिंह को लिटाने के पश्चात उस्मान ने सैनिकों से पूछा, वे दोनों स्त्रियां कहाँ हैं? उस्मान ने उन्हें वहाँ न देखा। जब दूसरी बार पठान कमरे में पहुँचे तो विमला दृष्टि बचाकर पलंग के नीचे छिप गई थी। उस्मान ने उन लोगों को ना देखकर कहा, स्त्रियां कहाँ हैं? किले में खोज करो। वह बंदी भयानक बुद्धिमती थी। यदि वो भाग गई तो हम लोग निश्चिंत नहीं रह सकते। परंतु सावधान, वीरेंद्र सिंह की कन्या दुर्गेश नंदिनी पर कोई अत्याचार ना होने पाए। सैनिक किले में चारों ओर खोजने लगे। एक सैनिक उसी कमरे में खोज कर बोला, वे यही हैं। उस्मान का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। वो बोला, तुम लोग बाहर निकल जाओ, डरो नहीं। विमला पलंग के नीचे से पहले निकली और फिर दुर्गेश नंदिनी को निकालकर अपने पास बिठा लिया। उस समय दुर्गेश नंदिनी की अचेतनता जाती रही थी। उसने विमला से कहा, हम लोग कहाँ हैं? विमला धीरे से बोली, चिंता न करो, चेहरे पर अवगुंठन डालकर बैठो, बोलो नहीं कुछ। अवगुंठन मीन्स घूंघट। जिस सैनिक ने उन्हें खोजा था वो बोला, हुजूर, गुलाम ने खोज कर निकाला है। उस्मान बोला, इनाम चाहते हो? क्या नाम है तुम्हारा? गुलाम का नाम करीम भक्त है, लेकिन इस नाम से मुझे कोई नहीं जानता। पहले मैं मुग़ल फौज में था। वहाँ सब लोग मजाक में मुग़ल सेनापति कहते थे। विमला काँप उठी। अभिराम स्वामी की बात उसे याद आ गई। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भगवती सक्सेना की आवाज़ में दुर्गेश नंदिनी का 8वां भाग। नमस्कार दोस्तों।